Thank you, Naveed, for the introduction. And thank you, Hemant Bhai, for inviting me in the seminar today. मैं आज पहली बार आपके एनुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैंने जो शुरू के स्पीकर्स को सुना, उसके बाद मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं कि उनके सामने मैं किस तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा। प्लस आपने एक दूसरा चैलेंज मेरे सामने रखा है कि आप प्रेजेंटेशन दिखाएं अंग्रेजी में लेकिन बोले हिंदी में, तो मुझे वो चैलेंज भी ओवरकम करना है। लेकिन वेरी गुड इंटरव्यू मिस्टर जस्मिन अकबरी विद हेमंत भाई, वेरी वेल डन, एंड वेरी नाइस वर्ड्स इन विच मिस्टर हिरेन भाई व्यापारी हैज समड अप कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट के प्रति अगर झुकाव है तो इस बात से है कि वो आगे की सोचते हैं लेकिन वैल्यूज पीछे की है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी और जो ट्रस्ट की जो बात है वो उनकी कोर प्रिंसिपल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट वाज वेरी वेरी नाइस लिसनिंग टू सिद्धार्थ। आई एम लिसनिंग टू हिम प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज वेरी इंप्रेसिव। एंड ऑल्सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने ह्यूमिलिटी के साथ जो उनके मैं कहूँगा कि अंडर परफॉर्मर, दे आर नॉट मिस्टेक्स, जो उसने प्रेजेंट किया, वो मैं समझता हूं कि एक करेज है एक अच्छे फंड मैनेजर का, जो उसको ये साहस देता है कि अब वो अपने अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को भी बिल्कुल सही तरीका से अपने क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के सामने प्रस्तुत करे। Having said that, just give me 1 minute. So having said that, I will share my topic for today. I hope I am able to get it right. नावेद, लास्ट टाइम जब मैंने इसको प्रेजेंट किया था जूम पे, तो स्लाइड्स नेक्स्ट वाले नहीं जा रहे थे। अगर ऐसा होता है देन प्लीज पॉइंट इट आउट टू मी। श्योर सर, श्योर। ओके, करंटली इट्स विजिबल। हाँ, ये विजिबल, लेकिन जो मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा पता नहीं, वो अगर नहीं होता है देन जस्ट लेट मी नो। ठीक है सर, श्योर। ठीक है। सो देखिए, बहुत अच्छे विचार सिद्धार्थ ने रखे आपके सामने कि आज का जो माहौल है, हाँ, उसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरह से लें। और मैं समझता हूं कि हमें आज की स्थिति को समझने के लिए और फ्यूचर को समझने के लिए अगर हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लें तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट तो ऐसा है कि वॉरेन बफे, जो कि सबके गुरु माने जाते हैं, वो हमारे ख्याल से 92 साल के हैं और आज भी वो उतना ही पढ़ाई कर रहे हैं स्टॉक्स को समझने के लिए जितना शायद वो अपने करियर के शुरुआती तौर पे कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ लेसन्स हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और जो सही बात विंस्टन चर्चिल ने कही, हाँ, Naveed, is the second slide visible now? Yes sir, it is. Okay, fine. So विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर में जीतने का। उन्होंने कहा है, और बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा है, those that fail to learn from history are doomed to repeat it. तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत सही तरीका से एप्लीकेबल होता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो संभव है कि हम फ्यूचर में वही मिस्टेक बार बार करेंगे। सो होता क्या है कि हमें तो लेसन्स हर समय मिलते हैं। लेसन्स आर लर्नड इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। हम लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट की रैली होती है ना, उसमें भी बहुत कुछ सीखने लायक होता है और मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, तो वो हमें और भी ज्यादा सिखाता है। बट हम we go looking for the past only when we are not able to understand the present. तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट या तो ऊपर जाए तो भी उसमें लेसन है, नीचे जाए उसमें भी लेसन है, और हमें ये दोनों लेसन ग्रहण करने की जरूरत है ताकि हम इस बात को जाने कि मार्केट की हिस्ट्री में क्या है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे
तो भारत की जो स्टॉक मार्केट में क्रैशेस की हिस्ट्री है वो रिलेटिवली छोटी है, मैं समझता हूँ। सबसे पहला जो एक क्रैश हुआ था वो हुआ था 1992 में, जब हर्षद मेहता ने इतने सारे स्टॉक्स को चला दिए थे कि एक फ्रेंजी सा बन गया था बाजार में। और वो फ्रेंजी का क्लाइमैक्स हुआ 1992 में, और उसके बाद जो बाजार गिरा सो बहुत लोगों के पैसे जल गए। ये समय अगर रहेगा तो लास्ट में मैं इस क्राइसिस के बारे में और कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना आप समझ जाएं कि ये जो क्राइसिस क्रैश जो हुई उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो ये कि जो पैसा कैपिटल मार्केट के बाहर था, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में था, वो कैपिटल मार्केट में जब घुसने लगा तो उसने स्टॉक्स में ऐसा बबल क्रिएट कर दिया जो कि एक दिन जाके बर्स्ट हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्रैश है इंडिया के मार्केट में वो था 2001 में, जब ये .com बबल जो है वो पंक्चर हो गया। उस समय भी अगर आप देखेंगे तो दो चीजें हुई थी। एक, बहुत सारा पैसा जो कैपिटल मार्केट में या इक्विटीज में नहीं रहता था वो इक्विटी में आने लगा, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक सेक्टर को चेज करने लगा। उसके बाद जो तीसरा मेजर क्रैश हुआ है इंडिया में वो हुआ है 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जब लेहमैन ब्रदर्स की कोलैप्स हुई वर्ल्ड वाइड, उसका रेपरकशन इंडिया में भी हुआ। लेकिन एक चीज यूनिक थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो ज्यादा वेल्थ उस समय एरोड हुआ वो अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में हुआ। यानी कि 2001 में अगर हम लोगों ने अपनी सारी की सारी पूंजी एक सेक्टर में लगाई तो वही गलती हमने 2008 में रिपीट कर दी, हम वो एक ही सेक्टर को चेज करना शुरू किए। सो कई बार हिस्ट्री में बहुत लेसन्स रहते हैं लेकिन हम उनको सीखते नहीं। अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री देखें तो उनकी हिस्ट्री ज्यादा बड़ी है। सबसे पहला रिकॉर्डेड क्राइसिस जो था वो था ट्यूलिप क्राइसिस। ट्यूलिप एक फूल है जो कि टर्की से पूरे वर्ल्ड को उस समय पहुंचा था, और खास करके नीदरलैंड्स में वहां पे लोगों ने ट्यूलिप के बल्ब के पीछे स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया, और वो इतना बड़ा स्पेकुलेशन हो गया कि ट्यूलिप के दाम हमारे ख्याल से करीब 10 गुना 20 गुना उनके दाम बढ़ गए। और एक दिन जब लोग बेचना शुरू किए तो एक जैसे होता है ना स्काई स्क्रेपर जैसे गिरता है, उसकी तरह से वो लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स वो जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो गया। दूसरा जो क्राइसिस था वो भी उतना ही पुराना है। वो 1711 में जब अमेरिका की खोज हुई थी और यूके की कंपनी को स्लेव प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और उसका दाम बढ़ गया। उसके बाद 1873 में वियना के स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ, और ये क्रैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां की बैंक, सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक की इक्विवेलेंट, वो भी बाजार को नहीं बचा पाई, और वहां की तो रॉयल्टी भी इस क्रैश में अपने पैसे गंवा चुकी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ा क्रैश था वो हुआ था ग्रेट डिप्रेशन में। इस जो क्रैश को कई लोगों ने बहुत माइन्यूटली स्टडी भी किया है, और इसका जो इम्पैक्ट है अगर आप देखें तो हमारे ख्याल से सबसे लंबा अगर इम्पैक्ट अगर रहा किसी क्रैश का तो वो ग्रेट डिप्रेशन का रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मुझे ठीक से याद है तो ये जो लेवल था मार्केट का 1929 में वो कुछ 1950s में जाके वापस आया, मतलब करीब करीब 20-25 साल के बाद वो लेवल मार्केट का रिस्टोर हुआ। इतना ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन उस समय हुआ था, और लोग अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या स्टॉक मार्केट के क्रैश ने डिप्रेशन को जन्म दिया या डिप्रेशन ने स्टॉक मार्केट के क्रैश को जन्म दिया। लेकिन बात सही यह है कि डिप्रेशन जो क्रैश है वो डिप्रेशन के पहले आई थी। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो 1987 में एक सोमवार के दिन, हाँ आई थिंक वो मई का महीना था, हाँ आई थिंक मई का महीना था, ऑन अ पर्टिकुलर ब्लैक मंडे काफी रैली करने के बाद अमेरिका में स्टॉक मार्केट बहुत जोर से गिरना शुरू हो गए। उसके बाद एशियन क्राइसिस हुई थी जब थाईलैंड ने बहुत सस्ते रेट्स पे जापान से कैपिटल ले लिया था, और उनकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन उनके एसेट्स उतने तरह से बढ़ नहीं पाए थे,
और वो एक दिन जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थाईलैंड के बाजार में कम हो गया और वो अपना पैसा निकालने लगे, तो ये क्राइसिस सिर्फ थाईलैंड तक सीमित नहीं रही, ये पूरे एशिया में फैल गई। मलेशिया, फिलीपींस, सारे देश जो हैं वो इसके चपेट में आ गए थे। और उसके बाद जो हुआ वो 2000 में था, जो कि डॉट कॉम बबल था, जिसका कि एक हिस्सा हम लोगों ने इंडिया में भी देखा। उसके बाद जो क्राइसिस हुई जो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर जैसा कि आप अब जानते हैं सब लोग कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी कि अगर आपने किसी को घर लेने के लिए लोन दिया है तो उस लोन को आपने सिक्योरिटाइज कर दिया और किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, उस थर्ड पार्टी ने किसी और को बेचा, उसने किसी चौथे, पांचवें, छठे को बेचा, और इन द प्रोसेस उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। और जो अंडरलाइंग एसेट है जब उस पर डिफॉल्ट होने लगा तो इस लाइन में जितने लोग थे सब के सब डिफॉल्ट कर गए। और इनका जो क्राइसिस का जो क्लाइमैक्स अगर आप कहें तो एक छोटा तो हुआ था, बेयर स्टर्न्स करके एक कंपनी थी, उसके कोलैप्स से, लेकिन जो बहुत बड़ा भूचाल सुनामी के रूप में आया वो था लेहमैन ब्रदर के कोलैप्स के बाद। 2008 के बाद रिलेटिव शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। 2010 में एक मंगलवार को किसी ने एक फ्लैश ट्रेड किया डाउ के शेयर्स में, और 36 मिनट के अंदर करोड़ों करोड़ की वैल्यू उड़ गई, लेकिन वो रिकवरी भी उसी दिन हो गई। बट ये बड़ा ये था कि उसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए कि ये हैकिंग के द्वारा की गई थी या ये एल्गोरिथमिक ट्रेड के कारण की गई थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि ये क्रैश होने के पहले जो यूएस के मार्केट्स थे वो काफी समय तक रैली करते आए थे और वहां की वैल्यूएशन जो थी वो स्ट्रेच थी। एंड द मोस्ट रिसेंट क्राइसिस दैट वी हैव इज द कोविड क्राइसिस, जो कि इस साल की है। और इसमें जो उसने शुरू के दिनों में जो स्टॉक मार्केट पे जो उसने कहर ढाया था वो हम सब जानते हैं, और अब वहां से हम उसकी रिकवरी भी देख रहे हैं। तो ये 10 इंस्टेंसेस हैं ग्लोबल मार्केट क्रैशेस की। उसके कंपैरिजन में इंडिया में अगर आप देखें तो हमारे जो हिस्ट्री है उसमें छोटे मोटे करेक्शंस तो होते आए हैं, मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी करेक्शन हुआ था, लेकिन जो मेजर क्रैश हुआ था इंडियन के मार्केट्स में वो ये 3 है। 1992 में हर्षद का, उसके बाद 2001 में डॉट कॉम बबल का, और उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई 2008 में, उसके बाद हमारे मार्केट्स में। ना ये जो हमने देखा, इनमें से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, सीख तो बहुत सारी हो सकती हैं, 50, लेकिन मैंने उसको सिमट के 5 में जो महत्वपूर्ण लेसन्स हैं पास्ट के, उसमें हमने निचोड़ने की कोशिश की है। ये कॉम्प्रिहेंसिव तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन कम से कम जो 5 महत्वपूर्ण लेसन्स हैं फ्रॉम द पास्ट वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली बात, मार्केट्स जो है ना वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती, यानी कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही चले जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट सिर्फ नीचे जाएं। मार्केट्स का ये नियति है, ये उनका नेचर है कि वो सिक्लिकल है। वो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, और यही उनका कैरेक्टर है कि मार्केट्स आर सिक्लिकल। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें और इसको समझ जाएं तो हमें मार्केट के मूवमेंट को समझने में काफी आसानी होती है। बिकॉज होता क्या है कि देखिए, मैं अगले स्लाइड में इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को भी दिखाऊंगा, लेकिन होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता रहता है तो बहुत सारे एक्सेसेस क्रिएट हो जाते हैं, ऑप्टिमिज्म का, लिक्विडिटी का, लोगों की अपेक्षाओं का। तो उनके कारण एक्सेसेस क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में। ओके, और ये जब एक्सेसेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ये जो आप समझ जाइए कि अगर आप कोई चीज का वैल्यू 100 रुपया है, उसके लिए अगर आप 500 रुपया देना शुरू करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो 400 रुपया की जो एक्सेस वैल्यू हो उसको तो करेक्ट होना है। तो ये जो एक्सेसेस हैं वो सिक्लिकल तौर पे करेक्शन में आना करीब करीब संभावित है, हिस्ट्री में होता आया है। लेसन्स जो हमारे लिए हैं वो जरूरी नहीं है कि मार्केट के क्रैशेस में रहें। एक्चुअली लेसन्स तो मार्केट के रैली में होने चाहिए, कि जब मार्केट रैली हो रहा है तभी तो हम मिस्टेक कर रहे हैं।
हमारी जरूरत नहीं है कि हमने मिस्टेक सिर्फ पीक पे किया है, हमने मिस्टेक पूरे मार्केट के रैली पे किया होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि वी आर चेजिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। हमको लगता है कि एक अच्छा नया आइडिया हमको पता चल गया है और हम उसको चेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि 1600 ईस्वी में हम ट्यूलिप्स को चेज कर रहे थे, उसके बाद साउथ सी के बबल को चेज कर रहे थे, और तो पास्ट हिस्ट्री छोड़ दीजिए, रिसेंट अगर देखें तो 2000 में हम सारा का सारा पैसा ले जाके टेक कंपनी में डाल रहे थे, तो .com में हमने बबल तो क्रिएट कर ही दिया। नॉट ओनली दैट, मैं म्यूचुअल फंड से मेरा संबंध करीब 35 साल का है, और म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि 2006 से लेके 2008 में जब एग्जिस्टिंग फंड्स परफॉर्म कर रही थी, उसमें पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे आ रहे थे न्यू फंड ऑफर्स में। और उसी न्यू फंड ऑफर्स के ट्रेंड में बाद के दिनों में अगर आप देखें तो ज्यादातर लॉन्च हो रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, और जो एग्जिस्टिंग डाइवर्सिफाइड फंड थे वो भी ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक खरीद रहे थे। तो 2008 में जो इजी मनी कंपनीज को बैंक से मिल जा रही थी, उस पैसे को लेके वो अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और मार्केट भी उस इन्वेस्टमेंट को काफी महत्व दे रहा था, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, हो सकता है कि हम इंडिया में बच जाते, हो सकता है हम बच जाते, लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी इतना बड़ा बबल क्रिएट कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में कि हमारे लिए वो बबल से बचना संभव नहीं हुआ, और हम वो नेक्स्ट बिग आइडिया जो हम चेस कर रहे थे उसका कोलैप्स जो है वो 2008 में हमें बहुत भारी पड़ा। सो वी पे फॉर आवर मिस्टेक्स व्हेन द मार्केट्स क्रैशेस। बट डज इट मीन दैट मार्केट अगर क्रैश करता है तो हमेशा के लिए क्रैश ही कर जाता है? नहीं, ये तो नियति है बाजार की। अगर वो गिरता है तो वो बाद में रिकवर भी करता है। अगर आप हर्षद मेहरा की समय की रैली अगर आप देख लें तो 16 महीने लगे उस लेवल को रिक्लेम करने में, और अगर आप टेक बबल की जो पीक है उसको देखें तो 47 महीना लगा उस लेवल को रिक्लेम करने में। और अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी 2008 में, जबकि निफ्टी का पीक हुआ था रिलायंस पावर के पब्लिक इशू के साथ, वहां से जो बाजार गिरा तो 34 महीने में उसने दोबारा अपनी पीक को रिकवर कर लिया। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट के गिरने पे सारा वेल्थ है वो एवापोरेट कर जाता है। मार्केट के लेवल्स वापस रिस्टोर होते हैं, लेकिन मार्केट की लीडरशिप जो है हो सकता है कि एक पीक से दूसरे पीक तक पहुंचने में वो मार्केट की जो लीडरशिप है, वो सेक्टर्स की हो या स्टॉक्स की हो, वो बदल सकता है। सो व्हाट इज द सेकंड लेसन? सेकंड लेसन ये है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर ड्रिवन मोर बाय इमोशंस देन बाय थॉट। यानी कि अगर हम केयरफुल काम तरीके से सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। शॉर्ट टर्म में हम ज्यादातर टिप्स पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर हम हर्ड मेंटालिटी के साथ चले जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर ड्रिवन मोर बाय इमोशंस देन बाय थॉट। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने कहा कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। वैसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमें तो सिर्फ एक बटन दबाना है इसके नाम के अगेंस्ट, लेकिन जब हम किसी चीज को तौलते हैं तो हमको कैलिब्रेट करना है कि इसका वेट 28 किलो 300 ग्राम है, या इसका वेट 25 किलो 500 ग्राम है। तो जो वेइंग मशीन की जो सोफिस्टिकेशन है वो केयरफुल थॉट के साथ आती है। तो शॉर्ट रन में होता क्या है कि मार्केट इमोशन से चल पड़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो वैल्यूएशन की जो वेइंग मशीन है वही मार्केट के लेवल्स को डिसाइड करती है। तो शॉर्ट रन में आप देखेंगे ना, साइकोलॉजी और इमोशंस जो हैं वो मार्केट को ज्यादा ड्राइव करती हैं। हाँ, कॉमन फ्रेजेस जो आप सुनेंगे मार्केट क्रैशेस में, वो इरेशनल एक्सुबरेंस था, और ये यूफोरिया था, हर्ड मेंटालिटी था, या मेनिया था, और साथ ही साथ लीवरेज भी था। लोग 100 रुपया लगा के 500 रुपया का स्टॉक ले रहे थे, आसानी से लोगों को पैसा मिल जा रहा था। पैसा जो कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट के बाहर था वो इक्विटी मार्केट में आने लगा।
मतलब अगर आप 1992 के एनालिसिस में जाएंगे तो हर्षद मेहता कैसे इतना ज्यादा स्टॉक खरीदता था, क्योंकि वो बैंक से पैसा उठा लेता था बाय इशूइंग बैंकर्स रिसीट, और उन बैंकर्स रिसीट से पैसे उठा के वो स्टॉक्स खरीदता था। तो ये एम्पल लिक्विडिटी जब आ जाती थी तो उससे मार्केट का लेवल जो है वो अनाप शनाप लेवल पे चला जाता है। तो ये सब आप कॉमन फ्रेजेस जो है वो सुनेंगे शॉर्ट टर्म में बाजार की लेवल्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए। ओके, इनिशियल फेजेस में आप ये सब सुनेंगे, फिर ये आवाजें बंद हो जाएंगी, और जब मार्केट गिरता है ना तब ये आवाजें दोबारा गिरती हैं, दोबारा उभर के आती हैं। तो मेरा अपना असेसमेंट है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस इजी मनी इज द रेसिपी फॉर मार्केट क्रैश। जब भी ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, मार्केट का क्रैश होने की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, और इस पर थोड़ा बहुत अभी सिद्धार्थ ने भी टच किया कि देखिए जो एटीट्यूड जो होता है ना ये निवेशक का टुवर्ड्स द मार्केट, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। हर मार्केट रैली में आप देखेंगे वो पैटर्न शुरू होता है, सबसे पहले उसको मार्केट के प्रति कंटेम्प्ट होता है, बाजार अरे वो तो सट्टा का घर है। उसके बाद अगर उसको आप उससे बात कर पाते हैं तो वो बाजार को डाउट और सस्पिशन से देखता है, फिर वो उंगली डाल के देखता है कि कितना गर्म है, फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस जब उसके 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंस एंथुजियाज्म में बदल जाता है, और वो 5 रुपए का प्रॉफिट अगर 10 रुपए में कन्वर्ट हो गया तो वो ग्रीड और कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अपने आप को स्टॉक मार्केट का स्पेशलिस्ट समझता है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 महीनों की रैली में देखें तो एक नया फ्रेज उभर के आया है, जहां पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बाजार में घुस पड़े हैं, और उन लोगों का उनको कहा गया है रॉबिन हुड इन्वेस्टर। यूएस में रॉबिन हुड करके एक एंटिटी है जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ही सस्ते दरों पे उपलब्ध कराती है, और इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर जो है उन्होंने पिछले 3 महीनों में बहुत सारे स्टॉक्स के दाम जो है ना उन्होंने 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दिए हैं। तो ये है उनका ग्रीड और कन्विक्शन जो बढ़ता है जब उनके स्टॉक प्राइसेस के इन्वेस्टमेंट में उनको अप्रिसिएशन दिखता है। यहीं पर पहला क्रैक उभरता है उनके इन्वेस्टमेंट में। जब ये क्रैक उभरता है तो वो उसको ध्यान नहीं देते, ओके, वो इंडिफरेंट होते हैं। लेकिन जब ये क्रैश और बढ़ता है, लॉस जब उनकी बढ़ने लगती है, तब उनकी चेतना जो है वो जागती है। तो पहले तो वो इसको डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये स्टॉक वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उनके लॉस बढ़ते हैं, यही जो उनकी कन्विक्शन है ना वो फियर और पैनिक में बदल जाती है, और लास्ट में उनका कंटेम्प्ट हो जाता है बाजार के प्रति कि अरे ये तो सट्टा का घर था, देखो मैंने अपनी उंगली जला ली, और फिर वहां से दोबारा मार्केट का साइकिल शुरू होता है। तो ये जो सिक्लिकल पैटर्न है इन्वेस्टर्स की, ये हर साइकिल में आप देखेंगे मोर और लेस रिपीट हो ही जाती है। सो तीसरा लेसन फिर क्या है हमारे लिए बाजार से? तीसरा लेसन ये है कि मार्केट क्रैशेस आर नाउ बिकमिंग मोर सिंक्रोनाइज्ड। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? टिल द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी मेजर जो क्रैशेस हो रहे थे ना वो वे कन्फाइंड टू वन कंट्री और एट बेस्ट अ रीजन। मतलब अगर ट्यूलिप क्राइसिस हुई तो वो डच कंट्रीज में कन्फाइंड हो गई, साउथ सी बबल हुआ तो यूएस में हुआ, वियना का स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश हुआ तो वो यूरोप को अफेक्ट किया, इवन जो ब्लैक मंडे का था वो ज्यादातर डाउ को ही अफेक्ट किया। लेकिन 2000 के बाद से जो मेजर क्रैशेस हो रहे हैं वर्ल्ड में वो सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसके चपेट में आ जा रहा है। .com का ही कोलैप्स अगर आप देखें, भले शुरू हुआ हो ग्लोबली इंडिया से पहले, लेकिन 2001 में उसने इंडिया को भी अपने चपेट में ले लिया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई लेमन ब्रदर्स से, लेकिन चपेट में तो उसने इंडिया को भी ले लिया। और ये कोविड की क्राइसिस अगर आप देखिए तो ये भी सिंक्रोनाइज्ड करेक्शन है पूरे वर्ल्ड में, एक्सेप्ट जहां पर कोविड का बर्थ हुआ, चाइना को छोड़ के बाकी सारे मार्केट जो हैं वहां पर आप देखें तो इसका असर जो है वो पड़ रहा है। द रैली जो होता है ना बाजार में,
दैट मे नॉट बी सो सिंक्रोनाइज्ड बिकॉज रैली होने के कारण लोकल्स भी हो सकते हैं। जैसे कमोडिटी प्राइसेस के कारण रशियन और ब्राजील के जो स्टॉक मार्केट है उनमें बहुत जोर से उछाल आया। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जब हुआ इंडोनेशिया और चाइना में, तो इनके मार्केट्स भी बहुत बढ़े। तो रैली हो सकता है आपकी लोकल कारणों से हो, लेकिन अगर मेजर करेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड तो वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, पूरे वर्ल्ड को अपने दायरे में ले लेता है। वो इसलिए क्योंकि जो रिस्क एपेटाइट है ना, वो थोड़ी थोड़ी क्या सब्सटैंशियल तौर पे कम हो जाती है, और जो लिक्विडिटी जो ग्लोबल इन्वेस्टर डालता है वो लिक्विडिटी भी निकलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जैसा मैंने कहा था कि साइकोलॉजी प्लस लिक्विडिटी इज इक्वल टू रेसिपी फॉर डिजास्टर। सिमिलरली अगर आप देखें तो इन द सिंक्रोनाइज्ड रैली साइकोलॉजी मार्केट का जो ऑप्टिमिज्म का होता है या अच्छा आउटलुक का होता है, वो बदल के नेगेटिव हो जाता है, और जो लिक्विडिटी है वो तो निकलना शुरू हो जाता है। सो दो पॉजिटिव फैक्टर दो नेगेटिव फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मार्केट की करेक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो चौथा लेसन क्या है बाजार में हम लोगों के लिए? 3 लेसन तो हमने देख लिए। चौथा है कि आप बाजार में स्टॉक्स ना खरीदें। अब आप कहेंगे कि भाई बाजार में हम स्टॉक्स ना खरीदें तो फिर क्या खरीदें? आपको बाजार में बिजनेसेस खरीदने चाहिए, स्टॉक्स नहीं। उन बिजनेसेस की एक नेम प्लेट है जिसका नाम है वो स्टॉक, और उस नेम प्लेट का एक दाम है। जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तो आप मारुति खरीदेंगे या हुंडई खरीदेंगे या स्कोडा खरीदेंगे, ये सब नेम प्लेट्स हैं उन गाड़ियों के। आपको क्या करना है कि आपको जानना है कि उस नेम प्लेट के पीछे क्या है। जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि उस नेम प्लेट के पीछे क्या है, तो फिर आप बिजनेसेस खरीदेंगे, और अगर आप बिजनेसेस खरीदेंगे तो आपके हाथ जलने के चांसेस कम हैं। इसी के लिए वॉरेन बफे को मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, आई बाय ऑन द assumption that they could close the market the next day and not reopen it for 5 years। शुरू में मैंने पढ़ा, हमने कहा कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं कि हमने अगर खरीदा और 5 साल तक बाजार बंद हो गया तो फिर हम क्या लेने का फायदा। बट अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने सही बात कही। अगर हमने सही कंपनी को सही दाम पे खरीदा है तो बाजार, वो कंपनी अगर बाजार बंद भी हो गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी का काम तो चलता रहेगा। कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन चालू रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ते रहेगी, उसकी अर्निंग्स बढ़ते रहेगी, और वो अर्निंग्स अगर बढ़ते रहेगी तो उसके रिजर्व बढ़ेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो 5 साल के बाद जब बाजार खुलेगा तो हमें तो ये सारा एक्यूमुलेटेड बेनिफिट एक साथ मिलेगा। सो इसी के लिए if we have bought the right company at the right price, can we look at the market correction as the period in which the market is shut? मतलब अगर आपको मैं सिंपल और भी सिंपलीफाई करूं, अगर आप बाजार तो हमारा 3:30 बजे बंद हो जाता है, बट कंपनीज के प्रोडक्शन तो 24 घंटे चलते हैं 3 शिफ्ट में। तो क्या मतलब 3:30 बजे के बाद कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है? नहीं, वो तो प्रोडक्शन चालू रहता है। इसी तरह से अगर बाजार आज 3:30 बजे बंद हो जाए और 3 महीने के बाद खुले तो पूरे 1 क्वार्टर का प्रोडक्शन तो हो ही गया ना कंपनी में। सो मैं समझता हूं कि ये फिलोसॉफिकल अप्रोच टू इन्वेस्टिंग अगर आप लेंगे तो आप ज्यादा इमेंस वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए स्टॉक्स खरीदने के लिए आप स्टॉक्स को नेम प्लेट समझें, उस नेम प्लेट के पीछे क्या है आप उसको खरीदें। बिकॉज जैसा हम लोगों ने पहले कहा, मार्केट्स कैन बी इरैशनल इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिवेल्स। एंड ये इसलिए भी होता है क्यों मार्केट, जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले इतने सारे 10 इंस्टेंसेस ऑफ क्रैशेस इन द ग्लोबल मार्केट, 3 इंस्टेंसेस ऑफ क्रैश इन द इंडियन मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ही मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ तुरंत करेक्ट हो जाएगा, नहीं। ओवर वैल्यूएशन तो काफी लंबे समय तक चल सकता है, मतलब इन सम केसेस तो वो कई सालों तक चल सकता है। इसी के लिए कहा जाता है कि, और लोग आज तक इसको डिबेट करते हैं कि इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस। ये समझना अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है कि वो आर्ट है या साइंस। बट एक चीज जरूर है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको डेडिकेशन और अटेंशन, ये दोनों की जरूरत है। अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं लाएंगे तो इन्वेस्टिंग से फायदा नहीं कमा पाएंगे। तो यहां पर एक प्रोफेशनल मैनेजर क्या करता है, वो तो आपके लिए स्टॉक्स नहीं खरीद रहा है, वो तो आपके लिए बिजनेसेस खरीद रहा है।
आपने सिद्धार्थ का प्रेजेंटेशन देखा ना, उन्होंने करीब 2,500 कॉन कॉल सुने, करीब 250 कंपनीज को एनालाइज किया और सिर्फ 10 खरीदे। तो उन्होंने क्या किया, वो बिजनेसेस को समझने की कोशिश किए और जब लगा कि वो बिजनेसेस सही प्राइस पर अवेलेबल है तो उन्होंने उसको खरीदा। सो दे आर बाइंग बिजनेसेस, माइंड यू, दे आर नॉट बाइंग स्टॉक्स। ओके, एंड इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब उसको स्टॉक के प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस पता है, तो जब भी स्टॉक का प्राइस उसके वैल्यू से कहीं ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा तो वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्कंफर्ट एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर में आएगी तो फिर वो मार्केट के पीक पर खरीदेगा नहीं, बेचेगा और आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा। So now I come to the fifth lesson. What is the fifth lesson in the market? Preparation plus opportunity is equal to huge financial success. अब इसको मैं कैसे इलस्ट्रेट करूं आपके लिए? देखिए, इसको कई लोगों ने अलग अलग तरीका से डिस्क्राइब किया है। एक लैरी कॉनर्स ने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा बाय द फियर सेल द ग्रीड। वॉरेन बफे ने भी इस पर कुछ कहा है। I'll tell you how you can become rich. Close the door. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. इसके पहले इनसे भी पहले एक बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर थे, उनका नाम है बैरन रॉथशाइल्ड। ये इनके लिए पहली बार यूके में एक यूनिक तरह का इनको लॉर्डशिप दिया गया था। इन्होंने कहा बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स इवन व्हेन सम ऑफ इट इज योर ओन। ये खून की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों तीनों में ये लोग क्या कह रहे हैं? ये तीनों लोग यही कह रहे हैं कि जब बाजार में डर की भावना ज्यादा हो उस समय आपको बाजार में उतरना चाहिए, बाजार से भागना नहीं चाहिए। अगर ये बात सही है तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाजार में मार्च के महीने में, खास करके 24-25 मार्च को जब हम 7,500 के लेवल पे गए थे तो हमने स्टॉक्स को खरीदा? बहुत ही कम। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि इंडिया में बहुत सारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए हैं। ओके, बट माइंड यू, ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर जो हैं ये सिर्फ सो कॉल्ड पेनी स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं। ये जो रैली हो रही है ना, ये अच्छे वैल्यू के स्टॉक्स में भी हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप उस मार्च के बॉटम को देखें तो वहां से करीब करीब सेंसेक्स जो है वो 50% ऊपर आ गया है, मिड कैप इंडेक्स 55-56% ऊपर आ गया है और स्मॉल कैप इंडेक्स वो 70% ऊपर आ गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो टॉप 1000 स्टॉक्स हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको हम लोगों ने निकाला कि उनकी 52 वीक लो अगर मार्च 20 के बाद हुई है तो वहां से उन्होंने अप्रिसिएशन कितना दिखाया है। तो हमने पाया कि उन 1000 स्टॉक्स में से 91 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कि 200% का रिटर्न दिया है इन महीनों में। मतलब मार्च से लेके अगस्त में करीब 5 महीनों के अंतर there are 91 stocks which have given more than 200% returns, and mind you there are 51 out of these 91 stocks जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। 350 स्टॉक हैं जिन्होंने कि 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है और इनमें 174 स्टॉक ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। 50% से ज्यादा रिटर्न, मतलब कि सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न देने वाले 400 स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 1000। इनमें से 252 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप 1000 से ज्यादा है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें तो 1000 में से 850 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कि आपको 50% से ज्यादा रिटर्न इन 5 महीनों में दिया है। सो प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस। सो to sum it up, markets are cyclical. If they go up, they will come down too, and if they go down, they will come up also. In the short term, markets are driven more by emotions than thought. Market crashes are becoming more synchronized, and buy businesses and not stocks. And last but not the least, preparation plus opportunity is equal to huge financial success. Thank you very much. Stay healthy, stay safe, and keep growing.